तो जैसे पहले क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक, यानी कि 0 से π/2 तक। तो ये जैसे जैसे 0 से π/2 तक बढ़ेगा, देखेंगे हम लोग ये जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है यानी कि साइन थीटा का वैल्यू है, इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। जब 0 पे रहेगा तो उस टाइम पे यहाँ रहेगा, इस टाइम पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अभी थोड़ा सा बढ़ा तो यहाँ पे आया तो साइन थीटा का वैल्यू इतना आया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आया तो साइन थीटा का वैल्यू इतना आया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आया। ठीक है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ये देखो यहाँ पे 0 पे था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो 0 से 90 तक यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये देखो बढ़ते जा रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो है ये बढ़ता है 0 से लेके 1 तक। इस पॉइंट पे साइन का वैल्यू कितना था, इस पॉइंट पे साइन का वैल्यू था 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। जब इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, ये लिख लेता हूँ 0 1, ये है 1 0। तो इस पॉइंट पे था 0, इस पॉइंट पे 1, यही तो है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू जब थीटा इज इक्वल टू 0 था उस टाइम पे 0 था, जब थीटा का वैल्यू π/2 हो गया उस टाइम पे हो गया 1, धीरे धीरे बढ़ा, यहाँ पे ऐसे देखो बढ़ते जा रहा है साइन का वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है ये इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। अभी कॉस का बताओ, कॉस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो जब 0 पे थे तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना था, देखो 1 था। ठीक है, अभी थोड़ा सा एंगल में चेंज हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना हो गया, अभी और चेंज हुआ तो इतना हो गया, अभी थीटा का वैल्यू और बढ़ा तो इतना हो गया। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट देखो धीरे धीरे इसका वैल्यू कम होते होते इस पॉइंट पे ना एब्सोल्यूट 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये 1 था, कब, जब थीटा का वैल्यू 0 था, फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ा ये 1 से धीरे धीरे घट के जाके 0 पे पहुंच गया। जब थीटा का वैल्यू π/2 है उस टाइम पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू है कॉस π/2 यानी कि 0। ठीक है, और जब कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से घट के 0 तक पहुँच गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू है ये हो जाएगा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। अभी बताओ मेरे को टेन का क्या होगा। टेन जो है ये होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, है ना, और पहले क्वाड्रेंट में टेन होता है पॉजिटिव। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस है, साइन जो है ये बढ़ते जा रहा है, कॉस जो है ये घटते जा रहा है, टेन जो है साइन बाय कॉस है, यानी कि इसका ओवरऑल वैल्यू जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना था, इस पॉइंट पे था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू है 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इस पॉइंट पे था 0, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इस पे 10 का वैल्यू था 0। और जब 90 पे आ गए, 90 में क्या होगा जाएगा, साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, कॉस 90 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि 10 का जो वैल्यू है स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 था, अब धीरे धीरे बढ़ा 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 बढ़ के यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। तो 10 का वैल्यू जो है ये इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। अभी कॉट का आ गया, कॉट जो है 1/10 है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीजेस फ्रॉम 0 के जगह इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के जगह 0, तो डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0। सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, कॉस था डिक्रीजेस, ये हो गया इंक्रीजेस, यहाँ पे 1 to 0 था, यहाँ पे 1 to इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय कॉस है ना सेक, तो 1/1 कितना है 1, और यहाँ पे 1/0 कितना है इनफाइनाइट, तो ये 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। साइन का क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 था, अब हो जाएगा ये इनफाइनाइट, ये हो गया 1, 1 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट हो गया ना, 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, अब हो जाएगा ये डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1, कोसेक का हो गया डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू 1। सिमिलरली आप बाकी क्वाड्रेंट्स का भी देख सकते हो, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू देखना है, साइन का वैल्यू यहाँ पे कितना था 1 था, यहाँ पे कितना है थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा कम है, फिर इस पॉइंट पे और थोड़ा सा कम और थोड़ा सा कम, ऐसे कम हो के इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0, तो डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या था 0 था, फिर इस पॉइंट पे क्या हुआ नेगेटिव में गया, इस पॉइंट पे और थोड़ा नेगेटिव में, इस पॉइंट पे और नेगेटिव में, इस पॉइंट में और नेगेटिव में, इस पॉइंट पे जाके हो गया -1, 0।
तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम पे आ गया, -1 पे आ गया। ठीक है, तो ये 0 से -1 तक चला गया, यानी कि जो कॉस का वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है 0 से लेके -1 तक। तो कॉस का जो वैल्यू है ये हो जाता है 0 से लेके -1 तक डिक्रीज हो रहा है। और 10 जो है क्या है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस है। तो 10 का जो वैल्यू है एग्जैक्ट इस पॉइंट में मेजर नहीं करेंगे, जस्ट ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ से लेके जस्ट यहाँ तक है ना, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन का वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 1। कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू देखो थोड़ा सा -0.0000 समथिंग है, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस समथिंग हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट के बराबर। तो 10 का वैल्यू यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे है साइन का वैल्यू 0 है और कॉस का वैल्यू -1 है तो 0। तो यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट है और यहाँ पे 0 है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कहाँ से, माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक। तो 10 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक। कट जो है इसका उल्टा है, तो ये 0 से माइनस इन्फाइनाइट तक डिक्रीज होगा। सेक जो है कॉस का उल्टा है, ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 0 का माइनस इन्फाइनाइट, -1 का -1। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये सारे क्वाड्रेंट्स के लिए गिवन है कि सारे क्वाड्रेंट्स में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनका नेचर कैसा रहेगा। तो अभी अगर हम लोग इस टेबल से डेटा उठाएंगे और अपने पास जो साइन कॉस का जो भी वैल्यूज़ है डिफरेंट पॉइंट्स पर उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो ग्राफ कुछ साइन एक्स का ऐसे दिखेगा। जैसे साइन 0 ये हो गया 0, π/2, पाई ये हो गया 3π/2, 2π, फिर 5π/2, 3π, यहाँ पे -π/2, -π, ऐसे पॉइंट्स ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर वैल्यू ले लिया। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, हमने ये सर्कल पढ़ा था ना, ये जो सर्कल था यहाँ पे देखो साइन जो है वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता था 1। मिनिमम वैल्यू क्या होता था, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका वैल्यू है 0 -1। तो वाई कोऑर्डिनेट का देखो मैक्सिमम कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे वाई का वैल्यू इतना आएगा, यहाँ पे आएगा इतना, यहाँ पे आएगा इतना। मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो है ये आ रहा था 1, मिनिमम आ रहा है -1। सिमिलरली कॉस का मैक्सिमम कहाँ आएगा, कॉस का मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, यानी कि 1। मिनिमम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि -1। तो यहाँ से हमने -1 1 ये जो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करा। अभी हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिखेगा साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0। π/2 में कितना था, 1। फिर पाई में कितना था, ये। तो ये जो ऐसे बनता है ना ग्राफ, ये हो जाता है साइन कर्व। और एक चीज़ नोटिस करो, ये जो कर्व है ऐसे बन रहा है, ये 2π तक पहुँचा, फिर से ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा था, फिर से ऐसे बन रहा है। यहाँ पर देखो ऐसे बन रहा है। हर 2π में जाके ये कर्व रिपीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो ग्राफ में हमने पढ़ा था कि 2π के बाद ये वापस से इसी पॉइंट में आ जाता है। तो पहले आप थीटा रोटेट करो या 2π + थीटा रोटेट करो, एक ही बात है। थीटा रोटेट करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, और अगर आपने 2π + थीटा रोटेट करा तो उसके बाद भी आप यहीं पहुँचोगे, यानी कि साइन थीटा और साइन 2π + थीटा, साइन 4π + थीटा सबका वैल्यू सेम होगा। मतलब आफ्टर एवरी 2π द वैल्यू रिपीट्स। तो यहाँ पे जितना वैल्यू है 2π के बाद उतना वैल्यू आएगा, यहाँ पे जितना वैल्यू है 2π मूव करोगे तो उसके बाद भी इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, ये रहा साइन का कर्व। सिमिलरली कॉस का कर्व भी सिमिलर है कि cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 90 का वैल्यू 0 है, फिर cos 180 का वैल्यू -1 है। cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 1। मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, -1। ठीक है, इस cos कर्व भी सेम होता है, ऐसे रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे है 2π के बाद रिपीट हो रहा है, cos 2π का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 है, तो cos फिर जाके 0 हो रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, cos 450। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2π का ही है। अभी tan और cot इनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो tan का ऐसे दिखता है, tan 0 का वैल्यू कितना है, 0। अभी तो हमने देखा था ये ऐसे -इन्फाइनाइट से ऐसे आता है, 0 होता है, ऐसे चला जाता है +इन्फाइनाइट। ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जैसे ही फर्स्ट से हम लोग सेकंड में आते हैं तो यह इसका वैल्यू स्टार्ट होता है -इन्फाइनाइट से, फिर आता है 0, फिर ऐसे। तो ये जो 10 है ये रिपीट हो रहा है कितने में, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हर पाई में रिपीट हो रहा है। 10 का वैल्यू हर पाई में रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है ये देखेंगे हम लोग आगे। तो कॉट जो है इसी का ही रिवर्स है, तो ये अगर हर पाए में रिपीट हो रहा है तो ये भी हर पाए में रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका रिवर्स है ना। ये इसका वैल्यू पाए के बाद अगर सेम आ गया तो 1/cot का वैल्यू तो सेम आएगा। तो कॉट का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम्स याद रख लेना, हेल्पफुल होने वाला है काफ़ी।
अभी आता है सेक एंड कोसेक। तो सेक का देखो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो इनफाइनाइट, पर यहाँ पे -1 तक आएगा। साइन का क्या होता था, मिनिमम वैल्यू ऐसे आता था ना, -1 तक आता था। तो इसका वैल्यू जो है ये -1 से नीचे ऐसे बनेगा और 1 से ऊपर बनेगा। और कोसेक का भी ग्राफ जो है उसको प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सबसे हम लोग अभी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, पर डोमेन रेंज फाइंड करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कब होता है और कॉस एक्स का वैल्यू 0 कब होता है। क्यों, अभी जब फाइंड करेंगे उस टाइम पे पता चलेगा। तो पहले पता करता हूँ कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा। साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, यानी कि साइन एक्स यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। और कहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हो गया 0। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसमें थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, थीटा का वैल्यू पाए। ठीक है, वापस से इस पॉइंट पे आएगा तो 2 पाए, फिर वापस से जाएगा तो 3 पाए। तो साइन का जो वैल्यू है ये 0 पाए 2 पाए 3 पाए ये सब में 0 हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस के डायरेक्शन में जाओ तो ये 0 है, माइनस पाए में जाओगे तो उस टाइम पे भी 0 है। ठीक है, -2 पाए में 0 है, -3 पाए में 0 है, तो माइनस पाए -2 पाए -3 पाए ये सब में भी साइन एक्स का वैल्यू जो है 0 है। तो इसको जनरलाइज करके हमने लिखा कि x = n पाए। ये देखो 0 इंटू पाए, 1 इंटू पाए, 2 इंटू पाए, 3 इंटू पाए, -1 इंटू पाए, -2 इंटू पाए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं। तो x = हो जाएगा n पाए, जहाँ पे n जो है ये हो जाएगा कोई भी इंटीजर। ठीक है, अभी सिमिलरली cos x = 0 फाइंड करना है। cos x = 0 कहाँ पे होगा, cos x यानी कि x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पे, यानी कि इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे होगा। ये दोनों है ना y एक्सिस पे जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट पे 0 होगा। ये पॉइंट का नाम क्या है, π/2। ये पॉइंट का नाम क्या है, 3π/2। लेकिन इसको π/2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये π/2 आएगा और +2 पाई भी तो हो सकता है, +4 पाई भी तो हो सकता है, +6 पाई भी तो हो सकता है, कि आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लिए फिर आए π/2 तो इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिए फिर आए π/2 इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये और ये, इनको आप अगर मिला के लिखते हो तो हो जाता है, जैसे ये हो गया π/2, फिर आप और पाई रोटेट कर गए तो आ गए 3π/2 में, फिर और पाई रोटेट कर रहे वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो 5π/2 7π/2, सिमिलरली -π/2 -3π/2। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे तो आएगा 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पे n जो है ये इंटीजर के बराबर है। n के जगह जैसे 0 पुट करा तो ये आ जाएगा π/2, n के जगह आपने 1 पुट करा तो ये आ जाएगा 3π/2, n के जगह आपने 2 पुट करा तो ये आ जाएगा 5π/2। ठीक है, तो जब cos x का वैल्यू 0 होगा उस टाइम पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2n+1 इंटू π/2। जब sin x का वैल्यू 0 है उस टाइम पे x का वैल्यू होना चाहिए n पाए, जहाँ पे n जो है ये इंटीजर होगा। ये दोनों याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। sin x का वैल्यू जब 0 है x n पाए, और cos x का जब वैल्यू 0 है उस टाइम पे x का वैल्यू 2n+1 इंटू π/2। तो अभी हमें ये जो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है इनके डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो sin x है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है डोमेन में, sin x के लिए सारा हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डोमेन जो है होगा रियल नंबर। रेंज क्या होगा, रेंज यानी कि sin x का वैल्यू क्या आएगा। sin x का वैल्यू क्या आता है, -1 से लेके 1 तक कुछ भी आता है। यहाँ पे देखा था ना हमने, sin x जो होता है y कोऑर्डिनेट होता है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1, मैक्सिमम होता है 1। तो ये ऐसे रोटेट करता है तो इसका वैल्यू -1 से लेके ये सब आता है वैल्यू sin x का 1 तक आता है। तो -1 से लेके 1 तक आएगा, sin x का वैल्यू आ जाएगा -1 से 1, दोनों इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट दे रहा हूँ। cos x में भी डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज जो है ये होता है -1 से 1। अब आता है 10x। 10x जो होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x, और हमने पढ़ा हुआ है जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है डिनोमिनेटर ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए हमने पढ़ा था कि sin x का वैल्यू 0 कब आएगा और cos x का वैल्यू 0 कब आएगा। cos x का वैल्यू 0 कब आएगा, जब x का वैल्यू ये आएगा। अभी हमें cos x 0 नहीं चाहिए, यानी कि x का वैल्यू जो है ये नहीं हो सकता। तो डोमेन जो है ये हो जाएगा कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पे n जो है कोई भी इंटीजर है।
ठीक है। तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि cos x का वैल्यू 0 कब आएगा, sin x का वैल्यू 0 कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहा है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डोमेन हो गया ये। अभी हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज जो होता है क्या होता है, sin x बाय cos x होता है। तो रेंज जो है ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी आएगा। अभी हमने देखा था ना वो जो डायग्राम 10x का, तो उसमें माइनस इन्फाइनाइट से जाता था 0 तक। यहाँ पे देखो 10x का जो है ये माइनस इन्फाइनाइट है, यहाँ से 0 तक जाता था, फिर यहाँ से प्लस इन्फाइनाइट तक जाता था, यानी कि 10x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। और cot x का वैल्यू भी देखो इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक आ रहा है। तो cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। अब इन्फाइनाइट के बगल में हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं देते। ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं ये सबसे बड़ा नंबर है, उससे जस्ट छोटा तक रहेगा वैल्यू, तो इसीलिए ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। और cot x में डोमेन क्या रहेगा, cot x में नीचे क्या है, sin x, जो कि 0 नहीं हो सकता। sin x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू n पाई होता है। तो 0 नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू n पाई नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट x का वैल्यू जब n पाई नहीं हो सकता, जब n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। अभी क्या गिवन है, sec x जो है 1 बाई cos x है। सेम सिनेरियो कि cos x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आ जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा ये सेम एज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। और cosec x का नीचे है sin x, यहाँ पे भी नीचे sin x था, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसका डोमेन भी बराबर आएगा इसका, यानी कि r माइनस एन पाई, जहाँ पे n जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अभी sec x जो है 1 बाई cos x है। cos x का वैल्यू कितना हो रहा था, -1 से 1, यानी कि -1 से 0 एंड 0 से लेके 1। तो 1 बाई cos x करेंगे तो sec x मिल जाएगा, तो 1 बाई -1 कितना हो जाएगा, -1। 1 बाई 0 का जस्ट छोटा नंबर, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट, तो -1 से माइनस इन्फाइनाइट आएगा, और इस तरफ करोगे तो 1 से इन्फाइनाइट आएगा। तो sec x का जो वैल्यू है ये आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से -1, और आ जाएगा यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। 1 के साइड में क्लोज ब्रैकेट रखना, इन्फाइनाइट के बगल में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। -1 1 इनके साइड में क्लोज ब्रैकेट क्यों रखा, क्योंकि cos x जो है ये दोनों को इंक्लूड हो रहा है। तो 1 बाई -1 जो वैल्यू है, यानी कि -1, ये भी होगा sec x। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये भी होगा sec x। ठीक है, सिमिलरली इसका वैल्यू भी क्या आएगा, दोनों का रेंज सेम था, तो इनका जो रिवर्स है उनका रेंज भी तो सेम रहेगा, तो ये सेम रहेगा। तो cosec x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट। तो ये चैप्टर जो था थोड़ा लेंदी था, काफ़ी डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग एंगल्स के बारे में पढ़ा, तो उसके बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।